बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। उन्होंने इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपनी हुकूमत की खारजा तरजीहात का जिक्र करते हुए ये वाज़ेह किया था कि उनकी हुकूमत का बुनियादी उसूल बांग्लादेश सबसे पहले होगा। यह ऐलान महज दाखिली सियासत का नारा नहीं, बल्कि एक ऐसे खत्ते में पॉलिसी समत का इशारा है जहां जुग्राफिये, मईशत और सिक्योरिटी को एक दूसरे से अलग करना मुमकिन नहीं है। यह पेशरफ्त एक ऐसे वक्त पर हुई है जब अबूरी हुकूमत के साबिक सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अपनी अलविदाई तकरीर में एक बार फिर भारतीय रियासतों 7 सिस्टर्स का जिक्र किया। उन्होंने अगरचे भारत का नाम नहीं लिया, मगर उनकी तकरीर में 7 सिस्टर्स का हवाला नई दिल्ली में एक हसास इशारा समझा गया। शिमाल मशरकी भारत की ये 7 रियासतें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जुग्राफियाई तौर पर खुश्की में घिरी हुई हैं, जिसका बाकी भारत से जमीनी राब्ता सिर्फ शिलीगुड़ी राहदारी के जरिए है, जो महज 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और इसी वजह से इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। इसी मंजरनामे में यह राहदारी न सिर्फ माशी बल्कि अस्करी एतबार से भी भारत के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है। बांग्लादेश और नेपाल की सरहदें इसी के करीब वाक़ हैं, जबकि भूटान और चीन की सरहद भी ज्यादा दूर नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इससे पहले चीन के दौरे के दौरान भी कह चुके हैं कि 7 सिस्टर्स रियासतों का समंदर से बराह रास्त कोई राबिता नहीं और बांग्लादेश इस पूरे खित्ते के लिए एक अहम राहदारी फराहम करता है। इस बयान पर भारत में शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा पहले ही मौजूद है, जो इसे जनूबी तिब्बत करार देता है। भारत भी शिमाल मशरकी रियासतों तक सस्ता और मुख्तसर रास्ता चाहता है और बांग्लादेश से रास्ता फराहम करने का मुतालिबा करता रहा, जिसे बांग्लादेश अपनी खुद मुख्तारी के सवाल से जोड़ता है। चिटागांग बंदरगाह के इस्तेमाल और जमीनी राहदारी की बहस दोनों ममालिक के दरमियान 1972 में होने वाले तजारती मुआहिदे के बाद से जारी है, लेकिन बांग्लादेश की हर हुकूमत इसे एक इंतहाई हसास मौजू करार देती आई है। इस पूरे मंजरनामे में नौमुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान का बांग्लादेश सबसे पहले का ऐलान अहम हो जाता है। बीएनपी माजी में भी भारत को राहदारी देने के मामले पर मोहतात रही है। बांग्लादेश की सियासत में शायद ही कोई ऐसा कौमी मसला हो जिस पर मुख्तलिफ सियासी जमातें मुत्तफिक नजर आए, लेकिन इस मौजू पर उमूमी इत्तफाक पाया जाता है कि इस हवाले से किसी भी फैसले से पहले कौमी मफाद को यकीनी बनाया जाए। यूं यह फैसला बांग्लादेश की नौमुंतखब क़यादत ने करना है कि वह भारत के जारहाना अज़ाइम को चैलेंज करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है, लेकिन यह वाज़ेह हो चुका है कि बांग्लादेश भारत से ऐसा कोई मुआहिदा नहीं करेगा जो बंगाली अवाम को काबिले कबूल नहीं होगा। नामुंतखब वज़ीर आज़म के हलफ उठाने और बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की 7 सिस्टर्स की उस स्टेटमेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम खान साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म कहते हैं कि बांग्लादेश सबसे पहले, और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने 7 सिस्टर्स का जिक्र किया जिसके अंदर उसकी हसासियत को उजागर किया गया है। उसी के ऊपर इस वक्त वबाल मचा हुआ है भारत के अंदर। तो भारत के साथ बांग्लादेश के मुमकिन ताल्लुकात जो मुस्तकबिल करीब में होंगे, वो कैसे देख रहे हैं आप? देखें, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान ये चाहता है कि जितनी स्टेट्स हैं उसके इर्द गिर्द साउथ एशिया में वो उसकी सबसर्विएंट हों। उनको सिर्फ अगर आंखें दिखा रहा है और खड़ा है तो वो पाकिस्तान है। जब ये सकूते ढाका हुआ तो उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश को भी टोटल सबसर्विएंट बनाने की कोशिश की और बनाए रखा। हसीना वाजिद उन्हीं की लाइन टो करती रही और अभी इंडिया के भूटान समेत और मालदीव और श्रीलंका, पाकिस्तान, किसी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो ये तो एक हकीकत है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश और इंडिया ये दोनों नेबर हैं और बांग्लादेश एक छोटा मुल्क है। तो देयरफॉर उनकी जो जहां तक यूनुस साहब का ताल्लुक है, जो आउट गोइंग थे, उन्होंने तो बड़े जोरदार तरीके से ये कहा है ना कि इनके जो है हम इनके नीचे नहीं लग सकते, हमें कोई बाहर से डिक्टेशन ना दे, हम किसी के सबसर्विएंट नहीं है। बल्कि उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच में तो ये भी कहा कि मैंने फॉरेन पॉलिसी के 3 पिलर जो एक्सटर्नल रिलेशंस के लिए दिए थे, उसमें उन्होंने कहा सोवरेनिटी, नेशनल इंडिपेंडेंस और डिग्निटी। उन्होंने कहा ये कायम रहेगी, बाकी हम अच्छे चाहते हैं। लेकिन ये जो भी बांग्लादेश नेशनल पार्टी नई आई है, ये ऑफ कोर्स इनकी एक जो स्टेट्समैनशिप है उसका तकाजा यही है कि आउट ऑफ द वे किसी भी
नेबर को भी और दूसरे कंट्री के खिलाफ अपना सीन न अड़ाएं। दैट इज द रीजन कि जो बीएनपी के तारिक हैं, जो अभी 17 को उन्होंने हलफ उठाना है, उन्होंने ये कहा है कि नो दिल्ली, फर्स्ट इज बांग्लादेश, एंड बट एट द सेम टाइम ही सेड कि वही हमारी ये डिमांड है कि हसीना वाजिद को वापस करें, क्योंकि वो फाशिस्ट थी और उन्होंने उनके हाथ रंगे हुए बहुत से कत्लो गारत के साथ। तो ये तो वो कहते हैं, लेकिन इनके जो ये गुड पॉलिसी है। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश अगर अपने तौर के ऊपर इंडिया के साथ बेटर रिलेशन रख के अपने मफादात को हासिल कर सकता है तो करे, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि इंडिया किसी का भी दोस्त नहीं है। इंडिया जो है वो बैक स्टैबिंग करेगा, तो इसलिए बांग्लादेश को विद केयरफुल रह के, चूंकि जो बीएनपी पार्टी है और उनके सीनियर लीडर भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये हसीना वाजिद उधर है, हम उसकी डिमांड तो करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट नहीं जिससे हम इंडिया से अपने ताल्लुकात तोड़ लें, क्योंकि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा इंडिया को है और इनके आपस में डिफरेंसेस एट द सेम टाइम है। मसलन फरखा बैराज के ऊपर है। मसलन ये कह रहे हैं कि इंडिया कहता है कि हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा है, बांग्लादेश वाले कहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर इन्होंने फौज को आगे बढ़ाया है और कुछ एयरपोर्ट्स एक्टिवेट किए हैं और ये हमें हमारे ऊपर रोप डालना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं। इसी तरह जो इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हैं बांग्लादेश की ट्रेड के ऊपर, जो उनकी बहुत सी ट्रेड है उनके साथ। इसी तरह के आप देखें कि वीजा रिस्ट्रिक्शंस भी इंडिया उसके ऊपर लगा रहा है। ये तलखियां रहेंगी इनकी, लेकिन एट द सेम टाइम जो पोजीशन ले रही है बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट, ये वाइज पोजीशन है। सर ये बताइए कि सेवन सिस्टर्स के हवाले से मुस्तकबिल में खदशात भारत को क्या है, उनके लिए उसकी हसासियत क्यों अहम है और बांग्लादेश का उसमें किरदार क्या हो सकता है? क्योंकि हमने ये अभी कुछ दिनों पहले ये देखा, अमिताभ बिस्वा शर्मा जो है उन्होंने आसाम के अंदर बाकायदा पॉइंट आउट किया गन के जरिए कुछ तस्वीर को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ से निकल जाओ, और वो जो निशाना था या इशारा था वो बांग्लादेशी मुसलमानों की तरफ था। तो मुस्तकबिल के अंदर क्या वहां पे तहफुजात हो सकते हैं या खदशात हो सकते हैं? जो सेवन सिस्टर्स का किस्सा है ना, ये वल्नरेबिलिटी है इंडिया की। ये तामिल्स हैं, दूसरे वो जो है नागालैंड और नागालैंड वाले लोग हैं, मणिपुर का इलाका है, और ये असम की स्टेट्स हैं। इसके अलावा इन एडिशन उन्होंने भूटान और नेपाल का भी जिक्र किया है, और ये एनसर्कल करते हैं बांग्लादेश को तीन तरफ से, और एक तरफ समुंदर है। तो बांग्लादेश ने ये कहा कि वो समुंदर हमारी जोग्राफियाई हद ही नहीं है, बल्कि एक ओपनिंग है टू आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये इंडिया की सेंसिटिविटीज हैं। मसलन मणिपुर में ये जो हैं जितने क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर इन्होंने कोई तकरीबन 300 को वहां कत्ल किया, 80 तकरीबन चर्चेस को जलाया, और इसी तरह मुसलमानों के ऊपर तंगी की हुई है। और वहां जो बाकी ये छोटी स्टेट्स हैं जिनको सेवन सिस्टर्स ये कह रहे हैं, ये सारी ट्रबल्ड स्टेट्स हैं, और ये बड़ी थिन लाइन है। एक तरफ ऊपर चाइना है, नीचे बांग्लादेश है, और दरमियान में ये नैरो नेक है जिससे गुजर के फिर राइट को ये आसाम को जाते हैं, और वहां भी मुसलमानों के ऊपर भी ज्यादती हो रही है। तो दैट इज देयर सेंसिटिविटी, और आई थिंक दैट इज व्हाट ही यूनुस वाज रेफरिंग टू। और लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत को फर्म रहना चाहिए। पाकिस्तान से रिलेशंस उनके बेहतरीन होंगे तो इंडिया पे प्रेशर रहेगा, और पाकिस्तान इज ऑल आउट टू हेल्प बांग्लादेश टू फॉर देयर डिफेंस, फॉर देयर इकोनॉमिक, फॉर देयर बायलैटरल ट्रेड। हमने फ्लाइट्स को एंगेज किया है। आई थिंक जो नई पार्टी है इनकी, बांग्लादेश की नेशनल पार्टी, वो इन पॉलिसीज को आगे चलाएगी, बट एट द सेम टाइम दे वुड लाइक टू एंगेज इंडिया, एंड दैट इज वाई आपने देखा कि जो उनका एक सीनियर लीडर है बीएनपी का, उसने ये भी कहा कि देखे जब हसीना वाजिद 1975 में मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ, हसीना भाग गई, तो इवन देन जो जनरल जियाउर रहमान है वो इंडिया भी गए और इंडिया से वापस आए। मुराद जी देसाई ने बांग्लादेश को भी विजिट किया। इसके बाद फिर 1980 में जनरल जियाउर रहमान गए इंडिया, और इंदिरा गांधी
से मुलाकात की, तो वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा सोर पॉइंट जरूर है, बिकॉज हसीना एक कातिल है और अवामी लीग के बाकी लीडर्स भी हैं जो भाग के वहां गए हुए हैं, तो इनको वापस तो आना चाहिए। लेकिन ये हमारी बोन ऑफ कंटेंशन इस हद तक नहीं है कि हम इनसे सफारती ताल्लुकात तोड़ लें। चले सर, आप समझ रहे हैं कि सफारती ताल्लुकात इस बुनियाद पे खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन क्या ये मुमकिनात में से है कि भारत अपने सफारती ताल्लुकात में बेहतरी के लिए हसीना वाजिद की वापसी को मुमकिन बना दे? देखें, भारत आई डोंट थिंक सो कि उस हद तक जाके और बांग्लादेश को वो प्लीज करने की कोशिश करेगा। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये जो है ना, इंडिया की लीडरशिप है, इनके अंदर दांत हैं, ये बिल्कुल डबल एज्ड हैं, ये नाकाबिल एतबार हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये अगर बांग्लादेश से भी दोस्ती करेंगे तो जस्ट टू शो देयर दुश्मनी टुवर्ड्स पाकिस्तान, दे वुड नेवर लाइक कि ये बांग्लादेश पाकिस्तान एक एक्सेस पे चलें, जो चल चुके हैं अल्लाह के करम से। यू विल सी इवन जो इनकी मदर थी तारिक की, जो अभी चीफ एग्जेक्टिव बन रहे हैं, वो भी जो है वो वेल डिस्पोज थी। इसी तरह मेरे ख्याल है जो अभी इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की वालिदा खालिदा ज़िया का भी वो डिस्पोज थी टुवर्ड्स पाकिस्तान। मैं उस वक्त MS टू प्राइम मिनिस्टर था मिड 90s में, जब बेनजीर भुट्टो और खालिदा ज़िया इकट्ठी गई थी हज के लिए भी वहां, और हम इकट्ठे थे, मिना में और उनका अच्छा। इसी तरह जमात इस्लामी का पोस्चर अच्छा है, इसी तरह नेशनल जो सिटी की पार्टी है वो भी एक अच्छी है। उन सब से जो तारिक हैं, जो पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, वो मिले हैं, तो आई थिंक दे विल मेक ए स्ट्रेटेजी। देखो, दे विल हैव टू यूनाइट एंड दे विल हैव टू सी कि अपने लोगों के मफादात किस में हैं। एट द सेम टाइम दे शुड नॉट सेल देयर सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस एंड डोंट अलाउ इंडिया टू बी, जिस तरह देखें हसीना के टाइम पे जो उसने कत्लो गारत की है बांग्लादेश में, उसके पीछे कौन था? मैं आपको यकीन से कहता हूं कि मुझे बड़े बावसूख तरीके से पता लगा, बांग्लादेश के किसी जनरल अफसर ने बताया कि हसीना वाजिद के जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को डिफेंड करने के लिए भी राह के लोग थे, वहां वो बैठे थे, मुक्ति बानी को वो करने वाले। तो ये तो उनकी जड़ों में बैठे हैं, और यही उन 300 जो स्टूडेंट कत्ल हुए हैं, बल्कि ज्यादा हुए हैं, उनका भी ये कातिल हसीना है, और उसके पीछे इंडिया है। तो बांग्लादेश में आई एम श्योर कि जो उनके सीरियस लोग हैं और सीनियर भी लीडरशिप है, उनको ये पता है कि ये बिल्कुल इंडिया भारत का किरदार क्या रहा, और भारत के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, और मुस्तकबिल के अंदर अगर भारत के साथ ताल्लुकात भी रखने हैं तो वो किस किस्म के रखने हैं। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम खान साहब सवाल देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान आज स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म हो चुका है। ईरानी मीडिया ने कहा है कि ईरानी वफ्द ने मुज़ाकराती अमल पर एतमाद का इजहार किया। इस दौरान खित्ते में फौजी सरगर्मियों में भी नुमाया इजाफा देखा गया। अमरीकी बहरिया का तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन इस वक्त ओमान के साहिल के करीब है और ईरान से तकरीबन 700 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जिसे जनवरी के आखिर में खित्ते में तैनात किया गया था। अमरीका ने अपने जदीद तरीन तैयारा बरदार जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड को भी मशरक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया है, जो आइंदा चंद हफ्तों में खित्ते में पहुंच सकता है। दूसरी जानिब ईरान ने भी आबनाए हरमुज़ में बहरी मशकों का आगाज कर दिया है। पासदारान इंकलाब के मुताबिक इन मशकों का मकसद बहरी फौज की अमली तैयारी का जायजा लेना है और मुमकिना अस्करी खतरात का मुकाबला करने की सलाहियत को परखना है। आबनाए हरमुज़ आलमी तजारत के लिए निहायत अहम गुजरगाह है, जहां से दुनिया के तेल और गैस का तकरीबन 5वां हिस्सा गुजरता है, जिसने अमरीकी तशवीश में इजाफा किया है। और अमरीका की सेंट्रल कमांड ने यह जोर दिया है कि किसी भी फौजी मशक को महफूज और पेशावराना अंदाज में अंजाम दिया जाए ताकि बैनुल-अक़वामी जहाजरानी मुतासिर न हो। सियासी सतह पर भी बयानात सामने आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में ईरान मुआहिदा करना चाहता है और वो मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल रहेंगे। उन्होंने एक बार फिर खबरदार किया कि ईरान नताइज से बचने के लिए समझदारी का मुजाहिरा करे। दूसरी जानिब ईरान की वजारत खारजा ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका इस बार ज्यादा माकूल रवैया इख्तियार करेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने वाज़ेह किया कि धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं हो पाएंगे। इजराइल इस सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि मुज़ाकरात में ईरान से सख्त शराइत बनवाई जाए। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीका से मुतालिबा किया कि किसी भी मुमकिना मुआहिदे के तहत ईरान का तमाम अफजूदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। अफजूदगी का अमल मुकम्मल तौर
तौर पर रोका जाए और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी मुज़ाकराती अमल में शामिल किया जाए। ये वो निकात हैं जिन पर ईरान किसी तौर पर भी बात करने को तैयार नहीं होगा और ना अमेरिका ये चाहता है कि इस वक्त कोई ऐसी जंग शुरू हो जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले ले। एक तरफ जनीवा में मुज़ाकरात का मंजरनामा है और दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में फौजी सरगर्मियों का आगाज है। आइंदा चंद दिनों में यह वाज़ेह होगा कि सिफारती अमल कशीदगी कम करता है या ये सूरत हाल मजीद पेचीदा रुख इख्तियार करती है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया एक्स एम्बेसडर मुस्तक़िल में सरदार मसूद खान साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ईरान और अमेरिका के दरमियान जनीवा में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की आप अहमियत को किस नज़र से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि इसका आलमी सियासत के ऊपर क्या असर होगा? देखिए, दोनों तरफ से जो बयानात आए हैं वो बड़े हौसला अफजाए हैं। अमेरिका ने भी कहा है कि अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं और ईरान ने भी इसकी तायीद की है। उसके अलावा ये है कि ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए हुए, बहुत थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए हुए, 2 घंटे तक जारी रहे। जो जिनीवा में ओमान की कौंसलेट है, तो उम्मीदें बहुत सी वाबस्ता की जा रही हैं, लेकिन जो खतूत वाज़े हुए हैं उससे ये पता चलता है कि सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक के इम्कानात हैं और वो है ईरान का जौहरी प्रोग्राम। उसके मुताबिक ये होगा कि अगर इनका मुआहदा हो जाता है तो ईरान जो है वो अपनी अफसूदगी को कम कर देगा, लेकिन दूसरा मुतालबा कि अफसूदगी को ख़त्म कर दे उसके लिए वो तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत उसका हक़ बनता है और वो उस हक़ से दस्तबरदार नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उनकी ये तवक्को होगी कि अमेरिका जितनी भी माशी पाबंदियाँ ईरान के ऊपर आयद की हुई हैं, ख़ास तौर से सदर ट्रंप ने अपने पहले दौर में जो इस माहिदे से जो है उनका यूरोपियन ममालिक के साथ और अमेरिका और चीन और रूस के साथ था, उनके साथ जो माहिदा था उसको ख़त्म करने या उससे विड्रॉ करने के बाद जो उन्होंने माशी पाबंदियाँ आयद की थी ईरान के ऊपर, उन माशी पाबंदियों को बड़ी हद तक ख़त्म कर दे, क्योंकि इस वक्त ईरान जो है बहुत बड़े माशी बहरान से गुजर रहा है। और दूसरी तरफ आपने खुद इशारा किया, आपने बड़ा जामे तारुफ करवाया है आज के इस मौजू का, तो उसमें आपने ये बताया कि किस तरीके से दोनों जो है मिलिट्री सिग्नलिंग भी कर रहे हैं। अमेरिका का बहरी बेड़ा वहाँ मौजूद है, एक और बहरी बेड़ा चल पड़ा है और ये दुनिया का मेरा ख्याल ताकतवर तरीन बहरी बेड़े हैं और ये अगर हमला करें तो किसी जगह को तहस नहस कर देते हैं। दूसरी तरफ से ईरान से ये पैगाम आया है कि वो ठीक है, इनके पास इतनी ताकत है, लेकिन उनके पास भी ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनसे जो है इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह किया जा सकता है। उधर जंगी मशक़ें भी जारी हैं, तो इसको अमेरिका की तरफ से कहेंगे इसे एक किस्म की कोअर्सिव डिप्लोमेसी, यानी एक तरफ जो मुज़ाकरात के मेज़ पे वो बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ गुफ्तशुनीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये है कि वो ये भी दूसरा एक ये नक्शा दिखा रहे हैं कि अगर आपने हमारी बातें ना मानी तो हमला हो सकता है। लेकिन सरदार साहब, अगर देखा जाए माजी को अगर परखें तो ये मालूम पड़ता है कि कभी भी अमेरिका ने किसी जगह पे हमला करना चाहा तो अपने 2 तैयारा बरदार जहाज वहां पे तैनात किए। अभी सिर्फ अब्राहम लिंकन की तैनाती मंजर आम पे आई। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो रवाना तो हुआ, लेकिन उसे हफ्तों लगेंगे वहां पे पहुंचने में। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि पहले जो तैनाती थी वो प्रेशर टैक्टिक थी और अब जो तैनाती नई मंजर आम पे आ रही है ये बाकायदा तौर पर सिग्नलिंग है? देखिए, इस वक्त ये है कि अच्छा, ईरान के मैं बता दूं कि ईरान ये कह रहा है कि अगर इस किस्म का कोई भी हमला हुआ तो वो जो जवाबी हमला करेगा वो इलाकाई हमला होगा, ये वो सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं होगा। उसकी जद में जो है खलीजी रियासतें भी आएंगी और पूरे का पूरा मशरक़ वस्ता आएगा, तो अमेरिका को वो कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो लिहाजा एक किस्म की मैं कह रहा था फौजी सिग्नलिंग भी हो रही है। जो आपका सवाल है कि क्या जो दूसरा बहरी बेड़ा आ रहा है जेरल्ड फोर्ड वाला, वो जो है वो इजाफी दबाव के लिए है, और दूसरा ये है कि इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। ख़ास तौर से वो ये इस मुज़ाकरात के एजेंडे में ईरान के मिसाइल्स डालना चाहता है कि ईरान के मिसाइल्स के ऊपर बात हो और उसे कर्टेल किया जाए। एक शर्त जो है सामने आई है, उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि अपने जितने भी वो हैं उनका जो हतमी हदफ है वो 130 किलोमीटर तक महदूद कर दिया जाए ना, और या दूसरे की उनकी इंस्पेक्शन की इजाज़त दी जाए। तो ये चीज़ें ईरान के रास्ते में हायल हैं। वो समझते हैं कि जो उनके मिसाइल की क़ुव्वत है वो उनके दिफाई स्ट्रेटजी का एक बहुत अहम हिस्सा, और उसके ऊपर वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये नॉन निगोशिएबल है।
तो इसलिए ये है कि अमेरिका जो है, मेरी रीडिंग ये है कि अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से ईरान के साथ कम से कम जौहरी मुआहिदा हो जाए। सर वो जो पहले ऑप्शन रखा गया था कि किसी तीसरे मुल्क में ये अपनी जो अफजुदा यूरेनियम है उसकी मुंतकली को मुमकिन बनाएं, तो क्या ये सिर्फ हवा था, गॉसिप्स थी, ये बुनियादी तौर पे निकात में शामिल था? क्योंकि जो बात हुई है दूसरे दौर में उसमें ऐसा कोई ऑप्शन तो रखा ही नहीं गया। देखिए, हमें अभी पूरी तफसीलात मालूम नहीं है कि दूसरे दौर में इनके क्या चीज़ें ज़र बहस आई, लेकिन ईरान ने पहले भी जब 2015 में अपने जो इनरिच यूरेनियम था उसको कुछ ज़खायर मुंतकिल कर दिए थे, इस मरतबा भी वो मुंतकिल कर देगा। उनका वो बार बार कहते हैं कि जौहरी हथियार बनाना उनका मकसद नहीं है, यानी ये उनकी जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी है या जो डॉक्ट्रिन है उसका हिस्सा नहीं है, वो ये नहीं चाहते। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में ये नहीं मानने के लिए तैयार होंगे कि वो अफसूदगी ही ख़त्म कर दे, क्योंकि जो जैसे कि मैंने कहा था कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत उनको ये इस्तेहकाक है कि वो एक ख़ास हद तक जो है जौहरी तवानाई बनाने के लिए, तहकीक के लिए यूरेनियम को इनरिच करें, क्योंकि ये बाकी एनपीटी स्टेट्स को भी ये हक हासिल है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने की शर्त है, ये तो अमेरिका की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए इजराइल को, तो इजराइल की बुनियादी तौर पे शर्त यह है कि इनका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसकी हद को कम किया जाए। तो क्या ये मुमकिनात में से है? क्योंकि उनके लिए तो डिफेंस का आला या मरकजी नुक्ता ही उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। ये ईरान के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने इसे नॉन निगोशिएबल कहा है। उसकी एक और वजह यह भी है कि जब आप मिसाइल्स के ऊपर मुआहिदा करते हैं तो फिर ये होता है कि उसकी इंस्पेक्शन के ऊपर भी आप बिलवास्ता तौर पर इत्तफाक राय कर रहे होते हैं या बाज़-औक़ात बराह रास्त इत्तफाक राय कर रहे होते हैं। तो ईरान की सूरत में नहीं चाहेगा कि उसके मिसाइल्स जो है उनके बारे में मालूमात हासिल हो सके इंस्पेक्टर्स को। दूसरी ये चीज़ यह है कि एक किस्म की नेतन्याहू ने ये धमकी दी हुई है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए, अगर इसमें कोई कामयाबी ना हुई, मिसाइल्स को न रखा गया दरमियान में, तो वो ईरान के मिसाइल्स के ऊपर हमला करेंगे। और ये ईरान के लिए और अमेरिका के लिए भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ये है कि इस वक्त जो स्पॉयलर का काम कर रहा है वो ईरान कर रहा है, इसराइल कर रहा है। इसराइल चाहता है कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात नाकाम हों। ये बात याद रखिएगा कि गुज़श्ता बरस जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसी वक्त इसराइल ने इन मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए थे। तो इस मरतबा वो ख़तरा मंडला रहा है, लेकिन इत्तलात ये आ रही हैं कि इसराइल का जो असर रसूख गुज़श्ता बरस था सदर ट्रंप, वो आज नहीं है। और आज सदर ट्रंप जो है अमेरिका के मफादात देख रहे हैं और ख़ास तौर से उनके जो इलाक़ाई हलीफ हैं, खलीजी रियासतें और मशरक़ वस्ता के दूसरे हलीफ हैं, उनके अजीम तर मफादात को भी वो पेश नज़र रखे हुए हैं। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल, क्या आप ये समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पे कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है जिससे आलमी तवानाई की मंडी हिले? जी जी, ईरान ने कहा है कि अगर उसके ऊपर हमला किया जाए तो वो किसी वक्त भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को बंद कर देगा, उसकी नाकाबंदी कर देगा। और ये उनका जवाबी वार का हिस्सा है। और आपको पता है कि एक तरफ जो है यूएई है और ओमान है और दूसरी तरफ जो है ईरान है। और ये जो आबनाए हरमुज़ है ये कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि 33 किलोमीटर के करीब लंबी है और 3 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। तो अगर ये बंद हो जाए तो जैसे कि आपने खुद कहा था कि जो यहाँ ऑयल सप्लाई, एनर्जी सप्लाई होती है, दुनिया की जितनी भी सप्लाई होती है उसका 5वां हिस्सा यहाँ से जाता है और उससे सबसे ज़्यादा मुतासर होगा चीन, क्योंकि चीन जो ईरान की तवानाई का यानी जो उनके खाम तेल का बहुत बड़ा ख़रीदार है। और इसी तरीके से दुनिया के दूसरे और ममालिक, जापान हो गया, दूसरे ममालिक जो बुरे तरीके से मुतासर होंगे, वो ममालिक मुतासर होंगे। और ईरान ने बाकायदा तौर पे ये धमकी दी है कि अगर कोई मुमकिन हमला हुआ तो उसके नताइज जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं जो अमेरिका ने सोचे होंगे और ये जंग जो है वो खित्ते की जंग हो सकती है। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, गजा में गुज़श्ता बरस अक्टूबर में होने वाली जंगबंदी के बाद भी हालात अब तक मामूल पर नहीं आ सके। इजरायली कैबिनेट ने 1967 के बाद पहली मरतबा मकबूजा मगरबी किनारे में ज़मीन की मुतनाज़ रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी है।
जिसके तहत मखसूस इलाकों में जमीन पर दावा रखने वालों की मिल्कियत साबित करने के लिए दस्तावेजात पेश करना होंगी। तज्जियाकारों का कहना है कि यह अमल वसी रकबे को इजरायली रियासती कंट्रोल में मुंतकिल करने का जरिया बन सकता है। फलस्तीनी क़यादत ने इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इजराइल के साथ अमली इल्हाक की कोशिश करार दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के दफ्तर ने खबरदार किया है कि इजराइल के इस इकदाम के संगीन नताइज बरामद होंगे। हमास ने भी इसे जमीन छीनने और यहूदी आबादकारी को वसअत देने की कोशिश करार दिया। इजराइल की गैर सरकारी तंजीम पीस नाउ का यह कहना है कि मिल्कियत साबित करने का यह अमल इस कदर पेचीदा हो सकता है कि मुमकिन है फलस्तीनी शहरी अपनी ही जमीन के हुकूक बरकरार रखने में नाकाम रहे। पाकिस्तान समेत 8 मुसलमान मुमालिक ने इजराइल के इस फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आलमी बरादरी से मुदाखलत का मुतालिबा किया और इस इकदाम को 2 रियासती हल के लिए नुकसानदेह करार दिया है। सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि फलस्तीनी इलाकों पर इजराइल का कोई हक नहीं और ऐसे इकदामात अमन की कोशिशों को कमजोर करते हैं। दूसरी जानिब गजा की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही कशीदगी में इजाफा हो चुका है। वजारत सेहत के मुताबिक 10 अक्टूबर की जंगबंदी के बाद भी इजरायली हमलों में कम अज कम 601 फलस्तीनी शहीद और 1607 जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इजरायली पुलिस ने ऐलान किया है कि रमजान में मस्जिद अक्सा के गिर्द सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी और हजारों एहलकार तैनात किए जाएंगे। माजी में भी रमजान मुबारक के दौरान यहूदी इंतहा पसंद गिरोहों की सरगर्मियों के बायस खित्ते के हालात कशीदा होते रहे। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी नई सफबंदियां बनती दिखाई दे रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनके कायम करदा बोर्ड ऑफ पीस के अराकीन ने गजा की तामीर नौ के लिए $5 अरब देने का वायदा किया है और मुमकिना इस्तेहकाम फोर्स के लिए हजारों एहलकार फराहम करने पर आमादगी जाहिर की है। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बैंक और यूरोपीय यूनियन के अंदाजों के मुताबिक गजा की मुकम्मल तामीर नौ के लिए तकरीबन $70 अरब दरकार होंगे। अगरचे जंगबंदी का मुआहदा मौजूद है, लेकिन जमीनी हकायक ये जाहिर करते हैं कि तसादुम का खतरा भी मौजूद है। मगरबी किनारे में जमीन के रजिस्ट्रेशन, गजा में जारी हमले और मस्जिद अक्सा के गिर्द सिक्योरिटी इकदामात के बायस खित्ते में हालात एक बार फिर इस नहज पर पहुंच चुके हैं, जहां हर इकदाम न सिर्फ मकामी आबादी बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता के मुस्तकबिल पर असर अंदाज हो सकता है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए सऊदीया से मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंसूर जाफर साहब, इजराइल की जानिब से मगरबी किनारे में जो जमीन के रजिस्ट्रेशन का आगाज है, इसे फलस्तीनी इलाकों पर गैर कानूनी और अमली कब्जे की हिकमत अमली के तौर पे क्यों देखा जा रहा है? जी, इसमें कोई शक नहीं, ये बड़ा टैक्टफुली डिजाइन प्लान है इसराइली हुकूमत का, क्योंकि माजी में यही जो गरब उर्दन का इलाका है, इसे इसराइली रियासत के अंदर जम करने के बहुत ज्यादा शोर होगा सुनाई दे रहा था। उस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी बहुत ज्यादा सख्त कहा इसराइल को, और उसके साथ साथ आलमी बरादरी जो है उसने भी बहुत ज्यादा इस पर शोर और वबेला। अब उन्होंने एक लीगल कवर अपने लिए तैयार किया है कि जिसके जरिए मकसद वही इंजमाम का है, इल्हाक का है, लेकिन इस अंदाज से कि एक कानूनी ज़ाब्ते के तौर पे इसको वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका जो बिटवीन द लाइन मैसेज है वो शायद इस वक्त तक मीडिया पे हाईलाइट नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसको यानी बुनियादी तौर पे वो मिशन तो पेश कर रहे हैं एक जमीन को रजिस्टर करने के हवाले से, वहां पे अपनी मलकियत शो करने के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ आपके इल्म में है कि गरब उर्दन का इलाका तारीखी एतबार से और मजहबी एतबार से बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और ख़ासतौर पे यहाँ पे वेस्ट बैंक के अंदर बाज़ ऐसे मजहबी मकामात हैं जैसे मस्जिद इब्राहिमी है, उसको एक ये रोल मॉडल के तौर पे उस पर कब्जा करना चाहते हैं, और वहाँ पे एक इबादत के हवाले से ज़मानी और मकानी तकसीम जो है वो ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। अब इसराइल की अगली जो कोशिश है वो ये है कि मस्जिद अक्सा के अंदर कम से कम रमज़ान मुबारक के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यही ज़मानी और मकानी तकसीम जो है इंट्रोड्यूस करवाई जाए, ताकि वहां पे भी यहूदियों का एक लिहाज से तसल्लुत और उनका दाखिला जो है इसी बुनियाद के ऊपर ये फैसला हुआ है कि रमजान में हजारों एहलकार मस्जिद अक्सा के अतराफ में तैनात किए जाएंगे। उसमें कोई शक नहीं कि ये एक रूटीन प्रैक्टिस है, लेकिन इस बार तो इंतहा इस हवाले से हो गई है कि मस्जिद अक्सा के इमाम जो है उन्हें मस्जिद अक्सा में दाखिले पर उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और उसके साथ साथ यकीनन हर जुमे पर तारीखी एतबार से मंजर देखा जाता है कि वहाँ पे एक ख़ास एज ग्रुप के लोगों को ही अलाउ किया जाता है, ताकि फ़लस्तीनी नौजवान जो है जौक दर जौक अपने इस क़िबला अव्वल की ज़ियारत या वहाँ पे इबादत के लिए ना आ सकें। तो यही असल में मैं समझता हूँ एक जड़ है इस पूरे कज़िये की, जिसको इस वक्त कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, और उसके लिए कभी ज़मीन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कभी वहाँ पे नाम नहाद जो एक इसराइली एजेंडा है उसको प्रमोट करने की बात की जाती है,
क्योंकि फ़लस्तीनी इस सरज़मीन से एक अकीदे के तौर पर मोहब्बत करते हैं। वो किबला अव्वल के साथ एक यानी इस सरज़मीन को किबला अव्वल की आज़ादी का एक बेस कैंप समझते हैं, गज़ा को भी और ग़र्ब उर्दन के इलाके को भी। अब इसराइल इस नौइयत की इक़दामात करके अपने ना सिर्फ वो माहदे के जो उन्होंने अमेरिका की ब्रोकरेज में माहदा ओस्लो की सूरत में तय किए कि जिसमें जो ABC रीजन्स थे, अब उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है C, जहाँ पे इसराइली सिक्योरिटी कंट्रोल है, वो तकरीबन 60% बनता है इस पूरे ग़र्ब उर्दन का। अब उसमें वो हाथ साफ करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में वो जो एक फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब है, वो एक ख्वाब ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में बात तो हम बहुत सुन रहे हैं कि जी पीस बोर्ड जो है वो शायद गजा के दलिदर दूर करने जा रहा है, लेकिन उसकी आड़ में जो दूसरे वारदातें डालने की कोशिश की जा रही है बड़ी बारीक किस्म की, इस पर मैं समझता हूँ इस वक्त बड़ा मंसूर साहब बरवक्त एक रद्दमल चीज भी और आया है। क्लियर करें कि ये भी है इबाहम के ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल है, इसमें तो वहां पे जो रहने वाले फलस्तीनी हैं वो भी अपनी शनाख्त या अपनी दस्तावेजात जो है वो उस तरीके से साबित नहीं कर सकेंगे कि वो कितने अरसे से रह रहे हैं या उनके पास इसका क्या सबूत है, तो उनको भी बेदखल कर दिया जाएगा। इसमें कितने हकाइक हैं? इसमें कोई शक नहीं जी, ये तो मैं समझता हूँ जो इस वक्त इसराइल के जो इंतहा पसंद वहां पे राइट विंग के लोग हैं, उनका एक क्लेम है कि जी हम तो टाइम इमेमोरियल यहाँ रह रहे हैं, हमारा बिब्लिकल लैंड है ये, और इसी को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं पूरे मशरक़ वस्ता में, हत्ता के बाब खैबर जो है मदीना तक, वहां तक पहुंचना चाहते हैं। ये तो उनका एक पुराना दावा है। और फलस्तीनियों को तो इस हवाले से भी एक प्रोपेगेंडा उनके बारे में किया जाता है कि जो फलस्तीनी वहां से फोर्सिबली डिस्प्लेस किए गए हैं, उनके बारे में एक एब्सेंटी लॉ उन्होंने बनाया है जायदाद के हवाले से कि ये मतरूका अमलाक हैं, इसे हमने इसराइली रियासत में जम कर लिया, इसराइली रियासत की मलकियत बन गए। हालांकि दुनिया भर में जब भी किसी ऑक्यूपेशन के नतीजे में लोग डिस्प्लेस होते हैं, उन्हें अपने मुल्क वापसी का हक दिया जाता है, उनके जो मतरूका अमलाक है उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपके इल्म में है कि ईसाइयों के गुरुद्वारे, मंदिर, ये तमाम चीजें जो है प्रोटेक्टेड हैं, और उस हवाले से तो इस तरह का जो एक मैं समझता हूँ मॉडल तैयार किया जा रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ अरसे पहले कश्मीर के अंदर भारतीय जो हुकूमत है उन्होंने किया कि उसका जो मखसूस स्टेटस है वो खत्म करके वहां पे पंडितों को और उनको आबादकार के तौर पे ला के आबाद करना, ताकि एक डेमोग्राफिक जो इक्वेशन है उसको डिस्टर्ब किया जाए। और वहां पे जो फलस्तीनी जो वहां पे तकरीबन इस वक्त 13 लाख की तादाद में बसते हैं, वो 5 लाख जो यहूदी आबादकार हैं उनके मुकाबले में उसको वो बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। और इसीलिए इस नौइयत के इक़दामात किए जा रहे हैं कि कल को उनसे तलब किया जाएगा कि आप अपनी जिस सरजमीन का दावा करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। तो वो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त तमाम के तमाम जो है वो इसराइली अथॉरिटी में है, उनके ज़ेर इंतज़ामी है। तो फलस्तीनी तो बेचारे उस तक रसाई भी नहीं रखते हैं, और ख़ासतौर पर जिस तरीके से चौकी दर चौकी और ख़ासतौर पर जो एक पूरा सिक्योरिटी का नेटवर्क अबूर करके उन्हें वहां पर जाना पड़ता है। मंसूर साहब ये बताइए कि इसमें कितना रेडियस जो कवर होता है, और दूसरा इससे कितने अफराद के बेदखल होने के खदशात है? ये मैंने अर्ज किया कि ये सी इलाका जो है जो इस माहिदा ओस्लो के तहत बनाया गया था, इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल इसराइल के पास है, और ये पूरे ग़र्ब उर्दन का 60% इलाका है। और यहाँ पे तकरीबन इस वक्त 13 लाख फलस्तीनी जो हैं वो मुकीम हैं, और उनको डिस्टर्ब करना और उनकी इस पोजीशन को कानूनी मुशगाफियों के नाम पर जो है वो खराब करना, ये एक मंसूबा है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पीस बोर्ड का एक शोर शराबा करके और ये इस पर जो रद्द-ए-अमल आया है वो भी बड़ा मैं समझता हूँ उसका एनकरेजिंग है। आज पाकिस्तान समेत सऊदी अरब और 8 मुल्कों ने जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट दिया है, वो मैं समझता हूँ आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं इसराइल के भी और उसके हवारियों के भी, कि इस वक्त जो गजा पीस बोर्ड का जो मैं समझता हूँ तासीसी इजलास है, अगर उस मौके पे या उसके जलाओ में इस नौइयत की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में गजा की किस्मत का फैसला जो है वो किन बुनियादों पे किया जाएगा। वहां पे जिस अंदाज से रियल एस्टेट के एजेंट जो उनके दामाद, अच्छा मंसूर साहब, ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि गजा बोर्ड ऑफ पीस से बाहर रह के जो चीज़ें आप नहीं कर सकते वो उसके अंदर रह के ज़रूर कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर बहुत से ममालिक जो हैं उसका हिस्सा बने हैं। क्या आप ये समझते हैं कि इसी की आड़ में वो सब कुछ किया जा रहा है, या फिर ये समझते हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इजराइल अपने इक़दामात कर रहा है और बोर्ड ऑफ पीस में यही बातें जो है वो गर्दिश करेंगी और उसमें से कोई ना कोई हल इजराइल अपने हिमायत के अंदर निकलवाएगा? देखिए जी, जो गजा पीस बोर्ड बनाया गया है, बल्कि इसको तो पीस बोर्ड ही कहा जाता है, इसमें गजा का तो ऐसा नामो निशान भी नहीं है।
उसका बुनियादी मकसद यही था कि एक ऐसा अक़वाम मुत्तहिदा के पैरेलल प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जहां पे जो एक थोड़ा बहुत तकल्लुफ होता था एहतजाज का और ख़ास तौर पे एक दूसरी राय सुनने का, वो भी बाकी ना रहे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि और दूसरा, इसराइल के साथ जो नॉर्मलाइजेशन का जो ख्वाब था, उसको एक लिहाज से इस पीस बोर्ड के नाम पर इस वक्त शर्मिंदा ताबीर किया जा रहा है। यही ममालिक के जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं है, वो उससे ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए बड़ी बड़ी शराइत रखे हुए हैं, वो खुद नेतन्याहू के साथ उसी पहलू ब पहलू बैठे होंगे और ऐसी सूरत में उससे क्या बात मनवा सकेंगे, आपके इल्म में है। माजी में इसी इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट या करारदाद आती थी, यही अमेरिका उसको वीटो करके इसराइल को जो है बेल आउट करवाता था। और अब तो बिल्कुल अमेरिका, जिसे कहना चाहिए, नंगा होकर सामने आ गया है कि जब अमेरिकी सदर जो है वो इसराइली सदर को डांटते हैं और उनको शर्मसारी दिलाते हैं कि आप नेतन्याहू को उस करप्शन के मुकदमे में माखूज होने से क्यों नहीं बचा रहे हैं, आप एक लिहाज से इसराइली अवाम के दुश्मन हैं, कि आपने तो एक ऐसे जौहरे जो बड़ा जौहर है वहां पे सियासी, उसको आप खराब करने जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप समझ सकते हैं कि वहां पे गजा पीस बोर्ड में ये लोग क्या कर लेंगे। अगर अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है। अल-कुद्स ब्रिगेड्स के कमांडर की शहादत हुई, 600 के करीब शहादतें अब तक हो चुकी हैं ये अमन मुआहिदे के बाद तक, 1300 से जायद जो है वो जख्मियों की इत्तलात है। अगर यही सूरत हाल जारी रही और इस तरह से मुमकिना कब्जा करने के इकदाम जारी रहे, तो फिर अल-कुद्स का या हमास का या दीगर मज़ाहमती तंजीमों का रद्द अमल क्या हो सकता है? देखिए जी, उन्होंने तो अपने इस कमिटमेंट को अभी भी इसका वाशगाफ अल्फाज में ऐलान किया है कि वो असला यकीनन अपने पास नहीं रखना चाहते, लेकिन वो किसी फलस्तीनी अथॉरिटी के सपोर्ट जो है वो असला करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम दुनिया के फौजी जो है, जो बूट्स ऑन ग्राउंड हैं, वो उनके साथ नबरदाज माँ हो और एक दूसरे के सामने हो। वो कहते हैं कि हमारे पास इस असले का जो एक कानूनी जवाज है कि हम एक मज़ाहमत के खिलाफ, एक ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल-अक़वामी कानून हमें ऑक्यूपायर के खिलाफ लड़ने का हक देता है। तो आज आप कब्जा खत्म कर दीजिए तो हम हथियार डाल देंगे। तो ऐसी सूरत में उनका मौक़िफ़ तो सामने है। यही वजह है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क ऐसा है, इंडोनेशिया के, जिसकी तरफ से ऐलान किया गया है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो भेजेगा। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त ना मिस्र की तरफ से कोई ऐलान ऐसा आया है, ना पाकिस्तान की तरफ से। असल चीज जो है उस वक्त मुतय्यन होगी कि जब वहां पे हकीकी मानों में किसी दूसरे मुल्क के, दूसरे इस्लामी मुल्क के फौजी जो है वो उतरेंगे और फिर वो एक सही मानों में, जिसे कहना चाहिए, इनके इरादे भी वाज़ेह होंगे। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि गजा के अंदर इस वक्त पूरा जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके साथ साथ पुलिस का एक जो निज़ाम है, वो इस वक्त भी इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास के लोग जो है वो चला रहे हैं। हमास के लोग चला रहे हैं, तो लेकिन मुस्तकबिल में जो पेचीदगियां होंगी वो बाद में ही वजह होंगी। लेकिन इस वक्त इजराइल जो है वो बहुत सी चीज़ों की आड़ में मुमकिना कब्जा करना चाह रहा है और उसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफिर साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।